ओके, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? स्टैंडिंग वेव्स कर रहे थे। स्टैंडिंग वेव में अच्छा, हम वो नोड्स वाला पार्ट करे तो लास्ट ईयर चेक की एम्पलीट्यूड a/2 होगा तो किधर कौन से हाँ, ठीक है, डिस्टेंसेस पे होगा। ठीक है। तो नो, दिस इज नॉट वेव ऑप्टिक्स, दिस इज वेव्स, वेव ऑन अ स्ट्रिंग। ऑलराइट, सो अभी क्या होता है स्टैंडिंग वेव में कि बाउंड्री कंडीशंस जो है उससे डिटरमिन होता है कि हमें साइन, क्योंकि देखो सारे सारे पॉसिबिलिटीज हैं फॉर अ स्टैंडिंग वेव। You can have 2a sin kx cos omega t. You can have 2a sin kx sin omega t. You can have 2a cos kx cos omega t and cos kx sin omega t, right? तो जो sin ओमेगा टी और cos ओमेगा टी वाले टर्म्स हैं, जो टाइम वाले टर्म्स हैं, उनका रेलेवेंस तो टाइम के लिए है, लेकिन बाउंड्री कंडीशंस के लिए, यानी कि कोई एंड फ्री है और कोई एंड फिक्स्ड है, उसके लिए जो है sin के x और cos के x से डिसाइड करना होता है। तो नेचुरली अगर तुम्हारा x इक्वल टू 0 इज अ नोड, then the kind of wave that will describe it correctly will have a cos kx function because sorry, sin kx function, because left end x equal to 0 पे 0 आना चाहिए। लेकिन अगर लेफ्ट एंड फ्री एंड है तो क्या होगा जब स्टैंडिंग वेव सेटअप होते हैं? तो अभी तक हमने यही वाला बाउंड्री कंडीशन डिस्कस किया था कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है, स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ से फिक्स्ड है, और ये जो है x इक्वल टू 0 है और ये जो है x इक्वल टू l है। और क्योंकि मुझे 0 और l दोनों पे नोड चाहिए, तो साइन के एक्स होना चाहिए यहाँ पर 2a साइन के एक्स, ताकि x इक्वल टू 0 पे तो ये 0 देता ही हो। आगे जो भी हो साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, वो तो टाइम डिपेंडेंट है कब तुम फोटो लेने वाले हो इसका। लेकिन ये वाला जो कंडीशन ये हमने सेटिस्फाई कराया था इसको कि के एक्स मस्ट बी एन पाई एंड देन देयरफॉर हमें वेवलेंथ्स का ऑर्डर मिला था, जो वेवलेंथ्स इस पे सेटअप हो सकते हैं, जिन वेवलेंथ्स का स्टैंडिंग वेव इस पे सेटअप हो सकता है। तो कौन कौन से वेवलेंथ का वेव इस पे सेटअप हो सकता है, रिस्पेक्टिंग द बाउंड्री कंडीशंस, दैट इज द सेट ऑफ डिस्क्रीट वेवलेंथ्स
and with the longest wavelength that is twice the length of the string. और फिर उसके बाद प्रोग्रेसिवली शॉर्टर एंड शॉर्टर तुम वेवलेंथ फिट कर सकते हो. रिमेंबर मैंने बताया कि मैथमेटिकल स्टैंडिंग वेव है, तुम उसका वेवलेंथ कर करके you can keep having more and more nodes in the middle as long as you get 2 nodes here. But the largest possible wavelength that can be set up is the one where these two are adjacent nodes. ठीक है, तो हाँ, तो मैं बना देता हूँ. जो सबसे फंडामेंटल बनेगा उसमें पूरा स्ट्रिंग एक ही लूप की तरह ऑसिलेट करता होगा. ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका होता है दिखाने का. एक सॉलिड और एक डॉटेड, जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस इसकी दिखा रहा होता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, राइट. And this is the wavelength here is twice the length of the string, and therefore the frequency here is c by 2l, where c is the speed of the traveling waves on the string, क्योंकि frequency और wavelength का product speed of wave होता है. And this is called the fundamental frequency of this string. So you can see that it depends only on the length of the string. Once you pick a length and you pick the c, then there is the smallest possible frequency that you can set up, which is called the fundamental frequency. अगला जो frequency तुम इस पे set up कर सकते हो will be given by the situation where you are able to set up 2 loops on it with another additional node in the middle. इस केस में तुम्हारा लैम्डा जो है वो L हो जाएगा और जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो C by L हो जाएगी, या इसको 2C by 2L भी लिख सकते हैं, just to emphasize that it is double of the fundamental. अगला जो possible इस पे setup हो सकता है, and all of these are called modes, so don't confuse. These are collectively called modes of vibration. This is the fundamental mode, this is the next mode, this is the next node. अलग चीज है. Node is a point on a string where the displacement is always 0. Mode is the vibrational configuration. These are all modes. Collectively they are called modes of vibration. So the next mode will have 3 loops oscillating in this manner with 2 nodes in the middle and a total of 4 nodes. इस केस में तुम्हारा लैम्डा कितना हो जाएगा लेंथ के टर्म्स में? 3/2 लैम्डा जो है 2L/3 हो जाएगा. तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो C/3 C/2L हो जाएगी. तो तुम देख रहे हो कि जो सक्सेसिवली फ्रीक्वेंसीज इस पे सेटअप किए जा सकते हैं स्टैंडिंग वेव्स के, वो सारे के सारे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के इंटीजर मल्टीपल्स हैं. फंडामेंटल इज C/2L, then the next frequency that you can set up is 2C/2L, then the next one you can set up between 2C/2L and 3. Let's say C/2L का value 50 hertz है. Let's say C/2L has the value 50 hertz. So the fundamental mode of the string has the frequency 50 hertz. The next one will have 100 hertz. The next one will have 150 hertz. Harshit, that's only to emphasize the fact that it is the second integer multiple of the fundamental frequency, right? 1, 2, 3, 1C/2L, 2C/2L, 3C/2L. That's the only reason. Otherwise, it's just C/L. So if you have 50 hertz as C/2L, then the next one that you can set up is 100. Between 50 and 100, no standing wave can be set up, obviously. Boundary condition match नहीं करेगा. तुम क्या कर रहे हो? तुम वेवलेंथ ही तो कम करते जा रहे हो. अभी ये नोड यहाँ है, ये नोड यहाँ है, और एक और नोड यहाँ होगा मैथमेटिकली, और यहाँ होगा. तो अब जब तुम वेवलेंथ कम करना चालू करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा कि यहाँ पे नोड नहीं आ रहा होगा. तो तब तक करना पड़ेगा जब तक कि ऐसा नहीं हो जाए. जब ऐसा हो जाएगा तो ये वाला बन जाएगा. So there's a discrete set of frequencies. You can't set up all frequencies. You can set up only discrete frequencies, and so on and so forth. तो इसके आगे simply integer multiples है. ठीक है, सबको समझ गए? Yes, sir. अब दूसरा सिनेरियो अगर तुम लेते हो, which is the string free at one end, तो उसमें मान लो कि इधर से फिक्स्ड है और इधर से फ्री एंड है. एक ही बाउंड्री कंडीशन आ जाएगी. दूसरी भी बाउंड्री कंडीशन है. एक्चुअली क्या है कि फ्री एंड पे एंटी नोड बनता है, फिक्स्ड एंड पे नोड बनता है, तो फ्री एंड पे एंटी नोड बनता है. तुम्हें याद होगा जब हम रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि जब वेव आता है और फ्री एंड से रिफ्लेक्ट करता है, तो जब वो ऐसे जाता है और उसका रिफ्लेक्शन वापस आता है तो वो उल्टा नहीं होता है, तो उसके सुपरपोज करके डबल कर देता है.
तो बेसिकली अगर कंटिन्यूअसली साइन वेव्स जा रहे हैं तो इस जगह पे हमेशा डबल साइज का ऑसिलेशन होगा, विच इज द सेम थिंग एज एट एन एंटी नोड. सो द फ्री एंड बेसिकली एक्ट्स लाइक एन एंटी नोड. सर एंटी नोड होना नेसेसरी नहीं है ना? नहीं, एंटी नोड होना नेसेसरी है. रिफ्लेक्शन की कैसे बन रहा है स्टैंडिंग वेव? वेव जा रही है और रिफ्लेक्ट होकर आ रही है और खुद के साथ सुपरपोज कर रही है, राइट? राइट, ओके, तभी वो सेटिस्फाई करेगा. तभी तो वो 2 तक जाता है. तो जब यहाँ पे तुम्हारा जाता हुआ वेव का ए आया होगा तो आता हुआ वेव का भी प्लस ए आया होगा. राइट. तो फिर 2a तक तो इसको जाना ही है, यानी 2a और -2a के बीच में तो ये ऑसिलेट करने ही वाला है, विच इज व्हाट हैपेंस एट एन एंटी नोड. वरना सिमेट्री टूट जाएगी. वरना सिमेट्री टूट जाएगी, ऑब्वियसली इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द सेम. तो इसमें जो फंडामेंटल मोड बनेगा वो ऐसा बनेगा, पूरा स्ट्रिंग एक साथ जाएगा, बट अब जो है यहाँ पर एंटी नोड है, यानी पूरा लूप भी नहीं है, हाफ लूप है, यानी क्वार्टर वेवलेंथ इसमें एक बार में बैठ सकती है. ये समझ गए तुम लोग? हाँ सर. ठीक है. तो इस केस का लैम्डा मैं इनको सेपरेट कर देता हूँ एक दूसरे से. इस केस का जो लैम्डा है वो कितना हो जाएगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के टर्म्स में? L/4. 4L. 4L. Therefore जो इसकी fundamental frequency है वो C/4L है. So you can see that for a string that is free at one end, the fundamental frequency is given by C/4L. But for a string that is fixed at one end, fixed at both ends, the fundamental frequency is given by C/2L. So that's one distinction between the two cases. अब next मुझे सेटअप करना है मोड, तो फिर वेवलेंथ हम कम करेंगे ताकि इसमें और आ जाए. अब अगला क्या बन सकता है? एक पूरा लूप और एक आधा लूप is the next possible configuration, क्योंकि यहाँ तो एंटी नोड ही आना चाहिए. अब ये कितना है? ये λ/2 है और ये λ/4 है, तो 3 λ/4 जो है वो L के बराबर है. तो L जो है, तो लैम्डा जो है वो 4L/3 के बराबर है. समझ गए तुम लोग? देयरफॉर जो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 3C/4L हो जाएगी नेक्स्ट मोड की. ये बाय द वे इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फिर अगला मोड कैसा बनेगा? 2 लूप और एक आधा लूप. तो इसमें हमेशा एक आधा लूप तुम्हें दिखेगा, क्योंकि उधर एंटी नोड ही आना चाहिए. अब पूरा एक लैम्डा है और एक λ/4 है, तो 5 λ/4, यानी लैम्डा इज 4L/5. देयरफॉर इस मोड का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 5C/4L. तो इस केस में तुम एक क्यूरियस फैक्ट नोटिस कर रहे हो, which is different from the string which is fixed at both ends, is that not all the integer multiples of the fundamental frequency can be set up. Only the odd multiples of the fundamental frequency can be set up. इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के सारे इंटीजर मल्टीपल सेटअप हो सकते हैं, लेकिन इस केस में विद अ स्ट्रिंग दैट इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड, गौरव वेवलेंथ ऐसे मिला कि एक आधा लूप, एक लूप जो होता है वो λ/2 होता है. नोड टू नोड डिस्टेंस जो है वो λ/2 होता है. ठीक है, एंड दैट इज एन एडिशनल λ/4. सो मतलब 3 λ/4 L के बराबर है, तो L तो लैम्डा जो है वो 4L/3 के बराबर है. सेम यहाँ पर है λ/2 λ/2 λ/4, तो 5 λ/4 L के बराबर है, तो लैम्डा जो है 4L/5 के बराबर. वैसे लूप का साइज λ/2 होता है हमेशा. नोड टू नोड डिस्टेंस इज ऑलवेज λ/2 एंड नोड टू एंटी नोड डिस्टेंस इज λ/4. ऐसे निकालते हैं इसमें लेंगे. तो इसमें जो है विद द स्ट्रिंग दैट इज फ्री एट वन एंड, what you find is that only the odd multiples of the fundamental frequency can be set up as standing waves. The even multiples cannot be set up, and that is because they will not match the correct boundary condition. Because of this half loop, you are getting this alternate. ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ all multiples of the fundamental frequency can be set up. Only the odd multiples of the fundamental frequency can be set up. That's one crucial difference between the string that is fixed at both ends and the string that is free at one end. All right, clear so far? एक और केस हो सकता है which is a string free at both ends. And although उसको हम as a special separate case पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं तुमसे पूछूं what kind of a situation do you expect for a string
whose both ends are like this. दोनों में एंटीनोड होना चाहिए। तो फिर उसका जो सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज आएगा वो क्या इन दोनों में से किसी के जैसा आएगा या कुछ अलग ही आएगा? इवन आएगा मल्टीपल। इसके जैसा आएगा? नहीं, बिल्कुल इसके जैसा आएगा, क्योंकि तुम देख लो, मैं यहाँ पे एज अ स्मॉल वो लिख देता हूँ, स्ट्रिंग Sir, can you repeat the last statement? yeah, free at both ends. This is not a case we study separately or you get questions on, but you should know it in any case. अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ से फ्री है, मैं उसका फंडामेंटल बनाने जाऊं तो कैसा बनेगा फंडामेंटल मोड? बताओ। दोनों तरफ एंटी नोड आना चाहिए। हाँ सर। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरा ही स्ट्रिंग ऊपर होगा, ये थोड़ी ऐसे ऐसे थोड़ी कर रहा होगा। तो बीच में एक नोड आएगा, यानी इधर ऐसे है और फिर ऐसे करके ऐसे है और फिर ये ऐसे है और ये दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है। समझे तुम लोग? Yes. हाँ सर। राइट। तो अब इस केस में तुम्हें क्या लग रहा है, ये पूरा कितना है लैम्डा के टर्म्स में? कितना लेंथ है? ये कितना लैम्डा बाय 4 है? लैम्डा बाय 2 है। ये लैम्डा बाय 2, ये भी लैम्डा बाय 2 ही था। डिफरेंस क्या है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है एक सेंस में कि जैसे लूप को स्प्लिट फेज का करके डिफरेंस ऐसा है। सिर्फ इस लूप को कट करके उधर पॉइंट कर दिया है, बीच में से कट करके। ये भी 2 हाफ लूप्स हैं, ये भी 2 हाफ लूप्स हैं। तो इस केस में भी लैम्डा जो है वो 2l है, करेक्ट? तो फिर साइन वेव को 0 से पाई की जगह पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ले लिया। वो ठीक है मैथमेटिकली, बट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो इसका यही आने वाला है। अग्रीड ऑल ऑफ यू? और अब अगर मैं इसका नेक्स्ट मोड बनाऊंगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसमें एक एक्स्ट्रा लूप और घुसा दूंगा कि भाई इधर एंटी नोड, फिर नोड, लूप, नोड, एंटी नोड। ये हो गया नेक्स्ट। नेक्स्ट तो पॉसिबल यही है, एक एक्स्ट्रा लूप के साथ। दिस और दिस आर द सेम, 2 कंप्लीट लूप्स, 1 लूप एंड 1 लूप। तो इसमें भी लैम्डा जो है वो l हो जाएगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो c/2c/2l हो जाएगी। सिमिलरली 2 लूप डाल दो पूरे पूरे बीच में और 2 आधे लूप इधर डाल दो, ये वाला केस भी आ जाएगा। तो इसका सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज वही है जो इसका सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है। ये दोनों केसेस आइडेंटिकल हैं बेसिकली। Essentially, if the two boundary conditions are symmetric, then you get the same kind of situation. When you have an asymmetric boundary condition set, then you get this odd multiple वाला। समझ गया तुम लोग? Yes. ठीक है। अब इट वुड हैव बीन नाइस कि अगर ये इतना ही कहानी होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है नेसेसरी which you are supposed to remember because problems are stated in those terms. So let me tell you what the terms are, क्योंकि this is basically what there is, but they are then additionally labels for the same thing. तो क्या होता है? There are 2 terms which you have to understand the meaning of. There is one term called harmonics and one term called overtones. ठीक है? हार्मोनिक्स जो हैं they are simply all integer multiples of the fundamental frequency. They are called harmonics, including fundamental, because it is the first integer multiple of itself, right? So therefore this is the first harmonic. This is the fundamental frequency also, but it is also the first harmonic of the string. This is the second harmonic of the string. This is the third harmonic of the string. इस string के केस में ये इसका फर्स्ट हार्मोनिक है, ऑफ कोर्स। इसका सेकंड हार्मोनिक मिसिंग है, ये नहीं इसका सेकंड हार्मोनिक। हाँ, it does not exist on the string. So the second harmonic is missing here because harmonics are simply integer multiples of fundamental frequency. Whether or not they are actually set up on the string does not matter. Harmonic only means integer multiple of fundamental frequency. So you take the fundamental frequency, you multiply to 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is the set of harmonics, right? So first harmonic, second harmonic is missing, third harmonic, fourth harmonic is missing,
fifth harmonic. So this string only has the odd harmonics on it. All the even harmonics are missing on the string. This string and this string has all of its harmonics which can be set up. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? हार्मोनिक्स का मतलब समझ में आ गया? ओवरटोन्स क्या है? ओवरटोन्स इज अ सबसेट ऑफ हार्मोनिक्स. Overtones are those harmonics. So basically, harmonics are the waves which are formed, or the अच्छा, वर्ड किसको रेफर कर रहा है? फ्रीक्वेंसी को. okay. I mean the whole situation. वो ड्राइंग को भी, उसका स्ट्रिंग का शेप को भी, like Like when in it that is there. case. But fundamentally, yeah, it's Exactly. the frequency. It's referring to the mode, right? Harmonic. हाँ, it is referring to the mode. Yeah. Those harmonics which can actually be set up are called overtones. But this also, by the way, excludes the fundamental. So this can be a little confusing. तो पहले तो ये समझ गए तुम लोग कि ओवरटोन्स जो है वो हार्मोनिक्स का सबसेट है. Yes, sir. राइट. हार्मोनिक्स जो से हार्मोनिक तो सिंपली क्या है? तुम्हें अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पता है तो बस 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ तो वो हार्मोनिक्स है. वो स्ट्रिंग पे सेटअप होगा नहीं होगा वो तुम्हारा हेडेक नहीं है. while labeling harmonics, whether they are on the string or they are not on the string, if they are integer multiple of the fundamental, they are called harmonics. Now the harmonics that are actually on the string, the subset of harmonics which are actually on the string, which can actually be set up as standing waves, are called overtones. But इसमें भी तुम्हें फंडामेंटल को एक्सक्लूड करना होता है, उसके बाद से ओवरटोन्स की काउंटिंग स्टार्ट होती है. तो ये तो फंडामेंटल है या फर्स्ट हार्मोनिक है. इसको ओवरटोन नहीं बोलेंगे क्योंकि फंडामेंटल को ओवरटोन नहीं बोलते. यू कैन मे बी रिमेंबर इट लाइक कि ओवरटोन्स आर ओवर एंड अबव द फंडामेंटल, राइट? फंडामेंटल के बाद से. तो उसके बाद क्या है? सेकेंड हार्मोनिक है और ये सेटअप होता है स्ट्रिंग पे. सो दिस इज द फर्स्ट ओवरटोन, the first frequency after the fundamental that you can set up. This is the third harmonic and it is the second overtone. इस केस में ये फंडामेंटल है और ये फर्स्ट हार्मोनिक भी है, ओवरटोन तो नहीं है. उसके बाद क्या है? Third harmonic. सेकेंड हार्मोनिक तो मिसिंग है. थर्ड हार्मोनिक क्योंकि अगला फ्रीक्वेंसी है, इसके बाद जो सेटअप हो सकता है तो वो फर्स्ट ओवरटोन है. फोर्थ हार्मोनिक मिसिंग है. फिर फिफ्थ हार्मोनिक है which is the next frequency that can be set up, so it is the second overtone. Do you all follow what I'm saying? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया? तो therefore मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर स्ट्रिंग दोनों तरफ से बंद है या दोनों तरफ से खुला है, although this is hardly ever there as a problem, तो इसका nth ओवरटोन जो है वो इसका n+1th हार्मोनिक है. ये बात क्लियर हो गई? Second overtone is the third harmonic. First overtone is the second harmonic. Just like second shell is a first excited shell. हाँ, वैसा ही है. But for an asymmetric string which is fixed at one end and free at the other end, वो तो कैसे भी देख लो, चाहे लेफ्ट एंड राइट हैंड, वो तो एक ही सिचुएशन. The nth overtone is which harmonic? If n is odd, n+1 by 2 plus 1. 2n+1th हार्मोनिक डायरेक्टली. देख लो ये कौन सा ओवरटोन है? Second overtone. ये सेकंड ओवरटोन है, लेकिन ये कौन सा हार्मोनिक है? Third, fifth. फिफ्थ हार्मोनिक है. हार्मोनिक इज सिंपली द नंबर रिटन हियर. तो द सेकंड ओवरटोन is actually 2 into second plus 1, यानी कि fifth harmonic. The first overtone is actually 2 into 1 plus 1, यानी कि third harmonic. सबको समझ में आ गया? हाँ. ठीक है, आई होप कोई पंगा नहीं है. तो अब इसमें बेसिक क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे. पहले तो वैरायटी ऑफ कि
दो स्ट्रिंग्स हैं, उन पे हमने स्टैंडिंग वेव सेटअप कर दिए, एक स्ट्रिंग इतना लंबा है, दूसरा स्ट्रिंग इतना लंबा है, और अब जो है उनकी फ्रीक्वेंसीज मैच हो गई हैं। बाय द वे, कॉमन वर्ड जो तुम देखोगे, तुम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा होगा वैसे, डैम्प्ड ऑसिलेटर, ड्रिवन ऑसिलेटर में रेजोनेंस, so that commonly occurs here, you'll see it in your booklet also, and that is when the frequency मैच of बेसिकली two systems इंटरफेरेंस ना। become equal. So if I give you some basic problem like this, that the third overtone of a string free at one end is in resonance with the second harmonic of string fixed at both ends. If tension in both strings is same and density, linear mass density of course, of second string is 4 times the first string, find the ratio of the lengths of the string. ठीक है, क्लियर हो गया? तो 4 टाइम्स वाले का यूज क्या है? देखो बताओ। अर्नव, रेजोनेंस एसएचएम में ड्रिवन ऑसिलेशन जब तुमने पढ़ा होगा तब पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो ठीक है, वो उतना आई मीन ठीक है, देख सकते हो उसको बाद में, इट्स लाइक अ स्मॉल टॉपिक इन मेंस। बट द पॉइंट यहाँ पर जो पॉइंट है हमारे लिए रेजोनेंस का, वो सिंपली यही है, रेजोनेंस जब भी तुम वर्ड देखो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में, ऑसिलेशन की कॉन्टेक्स्ट में होता है, या तो एसएचएम में होगा, वेव में होगा, इट मींस दैट द टू सिस्टम्स और टू थिंग्स हैव अचीव्ड आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी। आंसर मुझे पता नहीं, रिदम मैं देखता हूँ। गाइस आंसर तुम लोग इधर भेजो, इस पे, एक सेकंड, होस्ट पे भेजो, को होस्ट पे कुछ मत भेजो मेरे को, सेंड एवरीथिंग। रुको मैं सॉल्व कर लेता हूँ तो मैं वेरीफाई कर लूंगा फिर तुम लोगों के आंसर्स। मिताली करेक्ट है, भव्या करेक्ट नहीं है, पार्थ करेक्ट नहीं है, स्नेह करेक्ट नहीं है, रिदम करेक्ट नहीं है, परिजात करेक्ट नहीं है, अर्नव करेक्ट है।
तुम लोगों ने एसएचएम में डैम्प्ड ऑसिलेटर और ड्रिवन ऑसिलेटर पढ़ लिया है ना, फोर्स्ड ऑसिलेशन। मेंस का सिलेबस सर। हाँ हाँ सर। सर ठीक नॉट है, तो ड्रिवन वाला। सर ड्रिवन नहीं किया। ड्रिवन नहीं किया, केवल डैम्प्ड किया है। यस हाँ ड्रिवन नहीं किया। ठीक है, कोई बात नहीं। ड्रिवन सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है एक्चुअली पूरा स्टोरी में, लेकिन आई थिंक वो है तो सिलेबस में, आई एम नॉट श्योर, बट आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। अभी मैंने कल परसों इनको पढ़ाया था, फ्लैगशिप को उनका खत्म हुआ था, तो आई विल सर शेयर डैम्प्ड का दैट। भी भेज सकते हो। हाँ वो एक ही लेक्चर है, उसमें भी लास्ट में है वो। हाँ मे बी लास्ट 1 आवर और लास्ट हाफ एन आवर, बोथ टॉपिक्स। सो जस्ट वॉच इट एंड बहुत ही ब्रीफली देखना है, उसमें कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मेंस टॉपिक है और लो वेटेज टॉपिक है, और बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं इस पे, फॉर्मूला बेस्ड। क्षितिज करेक्ट आंसर है, मिराज करेक्ट नहीं है। हर्षित करेक्ट नहीं है। नहीं, करेक्ट नहीं है। पार्थ करेक्ट है। हर्षित करेक्ट है अभी। अवनीश करेक्ट नहीं है, डिनोमिनेटर गलत है। चिन्मय करेक्ट है। रिदम करेक्ट है। सेतु डिनोमिनेटर गलत है।
कर दूं मैं सॉल्व? अभिजीत करेक्ट है, सिंपल क्वेश्चन है ये, रेशियो लेना है। इसमें ये करना है हमको, पहला स्ट्रिंग क्या है, फ्री एट वन एंड, ठीक है, और उसका थर्ड ओवरटोन है। ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, बट मैं ऐसी क्लैरिटी के लिए बना रहा हूँ, वरना तो तुम सीधे डायरेक्टली रेशियो लिख दोगे लास्ट में। उसका थर्ड ओवरटोन चल रहा है, थर्ड ओवरटोन फॉर अ स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड एंड फिक्स्ड एट द अदर एंड। ऑब्वियसली वो लिखा नहीं होता है, फ्री एट वन एंड का मतलब ही होता है कि फिक्स्ड एट द अदर एंड है, राइट, ऑब्वियसली। तो इसका थर्ड ओवरटोन इसका सेवेंथ हार्मोनिक होगा। सेवेंथ हार्मोनिक का मतलब है कि, वैसे भी याद रख सकते हो, देखो ऐसा स्ट्रिंग में थर्ड हार्मोनिक में 3 हाफ लूप है, फिफ्थ हार्मोनिक में 5 हाफ लूप है, देख रहे हो। तो स्ट्रिंग फ्री एट वन एंड में जो हार्मोनिक नंबर होता है वो बताता है कितने हाफ लूप हैं उसके अंदर, राइट। एनीवे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ड्राइंग बनाना जरूरी नहीं है। जब तुम्हें पता चल गया कि सेवेंथ हार्मोनिक है, थर्ड ओवरटोन सेवेंथ हार्मोनिक है, तो डायरेक्टली 7c/4l लिख दोगे तुम। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो यू कैन डायरेक्टली राइट इट, बट आई एम स्टिल गोइंग टू मेक अ ड्राइंग। सो द सेवेंथ हार्मोनिक मस्ट हैव 7 हाफ लूप्स। इसके केस में क्या होता है, जितना इंटीजर मल्टीपल है, जितना हार्मोनिक है, उतने फुल लूप्स होते हैं इसमें। फर्स्ट हार्मोनिक में 1 फुल लूप, सेकंड हार्मोनिक में 2 फुल लूप, थर्ड हार्मोनिक में 3 फुल लूप। इसमें जितना नंबर लिखा है हार्मोनिक का, 3, 5, 7, उतने हाफ लूप्स होते हैं। तो ये अपने सेवेंथ हार्मोनिक में बज रहा है, तो इसमें यानी 3.5 लूप होंगे टोटल, 1, 2, 3 और एक आधा, ऐसा होगा ये। दिस इज द, तो क्या फ्रीक्वेंसी है ये, 7c, लेट्स कॉल दिस स्ट्रिंग 1, और दूसरा जो है हमारा स्ट्रिंग 2 है, तो 7c1/4l1 is the frequency of its seventh harmonic or the third overtone। दूसरा स्ट्रिंग जो दोनों तरफ से बंद है वो अपने सेकंड हार्मोनिक में बज रहा है। अब इसका जो सेकंड हार्मोनिक है तो हार्मोनिक है, ओवरटोन है तो फिर देखना है कौन सा हार्मोनिक है। अगर ओवरटोन बोला है तो फिर देन यू हैव टू सी विच हार्मोनिक, बट अगर बोला ये सेकंड हार्मोनिक है तो सेकंड हार्मोनिक है। राइट, डायरेक्टली हार्मोनिक है। तो ये इसमें चल रहा है इसका स्टोरी, यानी 2c2/2l2, करेक्ट। और ये बोला है कि ये दोनों रेजोनेंस में, तो इसका मतलब ये दोनों का फ्रीक्वेंसी जो है वो मैच हो गया है। रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो गया, यानी इवन दो दोनों स्ट्रिंग्स देखने में बड़े डिफरेंट लग रहे होंगे,
एक में 7 लूप चल रहे हैं, 3-3.5 लूप चल रहे हैं, एक में 2 लूप चल रहे हैं, बट जो आवाज आ रहा होगा इनके बजने से, लाइक इफ दे आर गिटार स्ट्रिंग्स और व्हाटएवर, वो आइडेंटिकल साउंड होगी, फ्रीक्वेंसी सेम होगी उसकी. दैट्स द मीनिंग ऑफ बीइंग इन रेजोनेंस. The same frequency can be called the 7th harmonic of this string while it is the 2nd harmonic of this string. Labeling है वो, लेकिन as a sound वो frequency identical है. इसी का मतलब है resonance. ठीक है, तो अब डाल देते हैं. यहाँ पे तुम्हारा 7/4 L1 है और C की जगह मैं डालूंगा अंडर T बाय, मान लो इसका मास पर यूनिट लेंथ म्यू है इधर वाले स्ट्रिंग का, और इधर मैं डालूंगा 2/2 L2 और C की जगह डालूंगा, बोला है टेंशन सेम है दोनों स्ट्रिंग्स में, लेकिन सेकंड स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ फर्स्ट वाले के रिलेटिव 4 टाइम्स ज्यादा है, ये भी दिया हुआ है. अब सॉल्व कर लो इससे. तो जो तुम्हारा L1/L2 आ जाएगा वो 7:2 आ जाएगा. ठीक है, बराबर. ऑलराइट, तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, या दो स्ट्रिंग्स रेजोनेंस में होने के बजाय एक स्ट्रिंग एक ट्यूनिंग फोक के साथ रेजोनेंस में हो सकता है. एक स्ट्रिंग को तुमने प्लग करके बजा दिया किसी हार्मोनिक में, और एक ट्यूनिंग फोक है जिसको हिट करते हैं, और ट्यूनिंग फोक की यूनिक फ्रीक्वेंसी होती है. ट्यूनिंग फोक एक मोनो फ्रीक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस करता रहता है. तो ट्यूनिंग फोक मान लो कुछ 300 हर्ट्ज बजा रहा है, और तुमने इसमें इसका 7th हार्मोनिक सेटअप कर दिया है जो भी 300 हर्ट्ज है, तो बोलेंगे कि स्ट्रिंग इज इन रेजोनेंस विद द ट्यूनिंग फोक. अगेन द सेम लॉजिक, उसका फ्रीक्वेंसी तुम इससे इक्वेट कर सकते हो. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. So there's a bunch of problems. You'll get a lot of these in your booklet at CV about two strings, about string and fork, about resonance between two, and about harmonics and overtones. Right. So these are all basic problems, and you get a lot of them. अब हम आ जाते हैं standing wave के last analysis पे, which is the energy analysis of the standing wave. If you remember, हम लोगों ने energy analysis of a traveling wave already किया हुआ है, और उधर जो results मैंने derive किए थे kinetic और potential के लिए, I remember potential का मैंने शायद derive नहीं किया था, काइनेटिक के लिए और पोटेंशियल के लिए जो रिजल्ट थे वो यहाँ पर भी वैलिड है, क्योंकि वो जनरल YXT के लिए वैलिड थे. राइट, तो एनर्जी इन स्टैंडिंग वेव्स अच्छा, बिफोर आई गो टू दैट, लेट मी ऑल्सो ब्रीफली टॉक अबाउट विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट एक बार एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इस पे जेई में आ चुका है. लेट मी एक्चुअली गिव यू दैट प्रॉब्लम. क्या होता है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये हमारा वन डायमेंशनल मीडियम है. राइट, अ स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल मीडियम. सो व्हाट यू आर सेटिंग अप ऑन द स्ट्रिंग आर वन डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव्स. But you can also set up 2-dimensional standing waves, and you can also set up 3-dimensional standing waves. Right? For that you need a 2D and a 3D medium. तो 2D medium जो है, सबसे common 2D medium जो होता है, if you think of musical instruments, then if this represents something like a guitar string or a violin string or any stringed instrument, then a 2D vibrating surface represents something like a drum. Drum का जो surface है, that's an elastic surface. Like this is an elastic string which is tied in two places and can oscillate like this. ये वन डायमेंशनल है. अगर इसको दो डायमेंशन में देखोगे तो सरफेस बनेगा, एक रबर का शीट है जो ड्रम पे टाइट किया हुआ है, वो उसका टेंशन है, और फिर जब इसको हिट करेंगे तो इस पे भी स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स बनेंगे. लेकिन कंपेयर टू द वन डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स, टू डायमेंशनल स्टैंडिंग वेव पैटर्न्स आर इनफाइनाइटली complex and intricate and beautiful also, but there's a much larger variety of patterns of standing waves or harmonics that can be set up on a two-dimensional surface compared to a one-dimensional standing wave. ठीक है, I'll give you some videos to watch on this. I'll share on so you can see some 2D. One way of seeing two-dimensional standing waves is what they do is they take like a plate or a drum or whatever, some vibrating two-dimensional surface, which is in, let's say, dark in color, black or whatever, just for visual clarity, and they'll sprinkle it with salt, and then they will set it into some resonance with some vibrating machine, right? So it will basically get into its third harmonic or whatever. But on a string, a third harmonic is basically कितना ही complex हो सकता है, तुम loops बढ़ा सकते हो, right? लेकिन on a 2D surface, you have also this freedom of where to place the antinode and where to place the node, and what the shape of the
because it's a two-dimensional surface. A whole circle can be an antinode. ऐसे ऐसे नीचे ऊपर जा रहा है, उसके अंदर वाला पार्ट अंदर जा रहा है, तो ये बाहर ऐसे ऐसे आ रहा है. और some part is antinode, some part is node, some part is. तो क्या होता है कि जब उसको सेटअप कर देते हैं किसी हार्मोनिक में और वो वाइब्रेट करता है, तो जहां जहां उस सरफेस पे नोड बन रहे होते हैं, लाइक इफ दिस इज द ड्रम सरफेस सीन फ्रॉम टॉप, ठीक है, दिस इज बेसिकली आई विल से यहाँ पे 2D स्टैंडिंग वेव्स, जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया ऑफ दिस, नॉट टेक्निकली इन आवर सिलेबस, सो आई विल पुट अ स्टार मार्क हियर. एंड सो व्हाट विल हैपन इज कि जब इस पे स्टैंडिंग वेव सेटअप हो जाएगा, तो अब क्या होगा कि जहां जहां नोड बना हुआ है, अब नोड कोई पॉइंट नहीं है. ऑन अ वन डायमेंशनल मीडियम द नोड इज अ पॉइंट. On a two-dimensional medium, the node is a curve. It can be a circle, it can be a whatever. So you will find something like a circular sheet में तो actually काफी simple से बनते हैं, but square plate पे काफी intricate patterns बनते हैं. कि कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये पूरा नोड है, फिर ये पूरा नोड है, फिर कुछ ऐसे ये पूरा नोड है, फिर ये पूरा नोड है. This is some harmonic, maybe the third harmonic or whatever. तो क्या होगा कि जहां नोड नोड बन रहा है ना, वहां पे रबर शीट ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर रहा है, क्योंकि नोड इज अ नोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नथिंग इज मूविंग देयर. और जहां एंटी नोड्स हैं, ये बीच में एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, वहां पे रबर शीट इतना ज्यादा वायलेंटली ऑसिलेट कर रहा है कि उधर का सारा सॉल्ट जो है वो फिका फिका के नोड्स में जमा हो जाएगा. सर बट वो जैसा हमने तीन बना है वैसा तो बन नहीं सकता ना, इट विल ऑलवेज बी कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे ही होगा ना. हाँ, एक्चुअली सर्कुलर, मैं तो ऐसी एग्जांपल ले रहा था, मान लो स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, उस पर बहुत पैटर्न्स बन सकते हैं, इस टाइप से भी बन जाएगा. हाँ ठीक है, कुछ ऐसा बन जाएगा, बहुत वैरायटी में बनते हैं, तुम लोग देख लेना. दिस इज कॉल्ड क्लैडनी प्लेट्स. This is called a Chladni plate when it is square and is basically you put salt on it, and it is an illustrative tool to see standing waves in 2 dimensions. I mean reality में वो बनते होंगे किसी भी रियलिस्टिक मीडियम में, जब ड्रम को हिट करता होगा कोई प्ले करने वाला, लेकिन ये एक इलस्ट्रेटिव टूल होता है, स्क्वायर प्लेट होता है, बीच में क्लैम्प होता है, ये ऐसा दिखता है प्लेट, बीच में क्लैम्प, और उससे वो नीचे एक मशीन से अटैच्ड होता है जिसपे फ्रीक्वेंसी तुम सेट कर सकते हो. मतलब वाइब्रेट कर. हाँ, तो उस फ्रीक्वेंसी पे ऐसे ऐसे चल रहा है, तो उसमें जो स्टैंडिंग वेव सेटअप हो गए हैं, गिवन द बाउंड्री कंडीशन की यहाँ पे नोड आना चाहिए और सारे एजेस पे एंटी नोड आना चाहिए. अब वन डायमेंशनल स्ट्रिंग में जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो पॉइंट बाउंड्री कंडीशंस है, क्योंकि वन डायमेंशनल मीडियम के बाउंड्रीज पॉइंट्स होते हैं. तो अगर तुम यहाँ बता दो क्या कंडीशन है और यहाँ बता दो कि यहाँ नोड आना चाहिए, यहाँ एंटी नोड आना चाहिए, तो हो गया. टू डायमेंशनल मीडियम की जो बाउंड्री कंडीशंस है वो एक्चुअली इनफाइनाइट बाउंड्री कंडीशंस है. इन सारे पॉइंट्स पे बताना है कि क्या होगा, क्योंकि हजारों तरीके हैं इसको बाउंड्री कंडीशन लगाने के. मैं ये दो एजेस क्लैम्प कर, ये दो एजेस क्लैम्प ये कर, डेटा है उसमें साइन वेव्स होगी क्या? किसमें, इसमें? हाँ मतलब कौन सी हाँ, वेव? है तो साइन वेव्स ही, सारे साइन वेव्स ही हैं, लेकिन वो टू डायमेंशनल साइन वेव्स हैं, एक्स और वाई में. इट्स लाइक साइन k1x प्लस k2y प्लस ओमेगा टी प्लस फाई. ओके सर, समझा. राइट. तो अब इसके तो बहुत बाउंड्री कंडीशंस हो सकते हैं, लाइक यू कुड से कि पूरा ये एज क्लैम्प कर दो, बस एक टाइप का बाउंड्री कंडीशन ये हो गया, बाकी तीनों फ्री छोड़ दो. या ये दो एजेस क्लैम्प कर दो, या इस एज पर भी कुछ पॉइंट्स को फिक्स कर दो क्लैम्प लगा के, कुछ को फ्री छोड़ दो. तो इट हैज अ लॉट ऑफ बाउंड्री कंडीशंस. अ टू डायमेंशनल मीडियम हैज इनफाइनाइट बाउंड्री कंडीशंस बिकॉज देयर इज इनफाइनाइट पॉइंट्स वेयर यू मस्ट स्पेसिफाई whether that is a node, that is a node, that is a node, that is a node. On a one dimensional medium there are only two boundary conditions, two places, right? So then once you decide your boundary conditions, which can be anything, like I think mostly for Chladni plate all the edges are free and the middle part is clamped by necessity because वहां से उसको पकड़ के वाइब्रेट कर रहे हैं. तो ये एक बीच में नोड बनना चाहिए और बाकी सब जो है फ्री एजेस है. अंडर दो सर्कमस्टांस यू गेट अ सेट ऑफ हार्मोनिक्स व्हिच आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, and the salt will get accumulated in the nodes, which is where the rubber is not vibrating too much. और एंटी नोड जहाँ पे रबर बहुत वाइब्रेट कर रहा है, उधर उधर से सॉल्ट जो है फिका फिका के नोड्स में जमा हो जाता है. तो उस सॉल्ट में तुम्हें उसका स्टैंडिंग वेव का पैटर्न दिखाई देता है. फिर अगर तुम इसी वक्त फ्रीक्वेंसी यहाँ से चेंज कर दो तो गंदा सा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली इसके भी सेट ऑफ हार्मोनिक्स हैं डिस्क्रीट, कौन सा फ्रीक्वेंसी फिर कौन सा, सब पे तो नहीं सेटअप होगा. तो अगला जब तुम हार्मोनिक हिट करोगे तो उसका कुछ और ही पैटर्न होगा, तो अचानक से सॉल्ट विल गो लाइक दिस एंड देन सडनली फॉर्म इनटू सम अदर इंट्रिकेट पैटर्न. So what you're seeing is two-dimensional standing waves actually illustrated in real life, right? हाँ चिन्मय, ग्रुप पे डाल दे जो भी वीडियोस, अगर if you see some.
there's a ton of videos on Chladni plates and on two-dimensional this thing and that thing. So you'll find a lot of stuff on it. But anyway, this is what it is. इस पे based जो है एक question जेई में आया था interestingly, not on the actual wave but just the boundary conditions. So actually, let me just give it to you. हाँ 1998 में आया था for 2 marks. क्वेश्चन ये है, इसको बंद कर लेते हैं, कि एक स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है जिसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो है वो अपना 0,0 L,0 L,L एंड 0,L है. ठीक है, इस तरीके से उसको रखा हुआ है. ऑल 4 edges are rigidly clamped. ये बताया हुआ है तुमको इंफॉर्मेशन. एंड स्टैंडिंग वेव्स आर सेट अप. Now if ZXY denotes the displacement x, y. Why Z? Z क्यों लेना पड़ रहा है? हाँ, क्योंकि अब तो 2 डायमेंशनल, तो मीडियम ही 2 डायमेंशनल है, प्लेट ही 2 डायमेंशनल है, तो उस पर कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए ही पहले x, y यूज अप हो जाएगा. अभी तक हम वेव ऑन अ स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं जिसमें पार्टिकल्स केवल x एक्सिस पे हैं, तो उनका डिस्प्लेसमेंट y में हो रहा है, तो हमारा फंक्शन y(xt) है. प्लेट पे जो होगा वो z(xy,t) होगा. टाइम मैंने इसमें स्किप कर दिया है क्योंकि हम टाइम वाले पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है. हम उसके जो स्टैंडिंग वेव का 2a sin kx या 2a cos kx वाला पार्ट था उसमें इंटरेस्टेड है. बट अगर मैं प्रॉपरली इस पे वेव का इक्वेशन लिखता तो वो होता z(x,y,t), राइट. डिस्प्लेसमेंट एट x, y, देन कौन सा वो इनमें से हो सकता है तुम्हें बताना है. यानी स्टैंडिंग वेव का जो टाइम के अलावा वाला पार्ट होता है, जो एम्पलीट्यूड होता है, पोजीशन डिपेंडेंट एम्पलीट्यूड होता है, वो इनमें से कौन सा हो सकता है. व्हाट यू आर सपोज्ड टू टेल. आई विल राइट डाउन 4 ऑप्शंस फॉर यू. You can check them and tell me which is the correct answer. Take your time. आराम से. पहला ऑप्शन A, pi x by L, sorry, pi x by 2L cos pi y by 2. दूसरा ऑप्शन है A sin pi x by L sin pi y by L. तीसरा ऑप्शन है A cos 2 pi x by L sin 2 pi y by L. और चौथा ऑप्शन है A cos 2 pi x by L sin pi y by L. सब भेजा जाए. हाँ ठीक है.
बाय द वे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, मल्टीपल भी करेक्ट हो सकते हैं। इट इज विच ऑफ दीज कुड करेक्टली बी द पार्थ चिन्मय, एक एक तो करेक्ट है तुम्हारा। दिस इज अ मल्टी चॉइस करेक्ट क्वेश्चन। सर मोर देन वन है कि मतलब कि ऐसा लग रहा है एक ही आंसर है। मोर देन वन है। नहीं, मेरे को लग रहा है इसका आंसर इन्होंने पीछे गलत लिखा है। सो आई थिंक एक ही आना चाहिए। देख लेते हैं, चलो। लॉजिक तो तुम लोग समझ गए हो ना, बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस चेक करनी है। हाँ सर। चारों एजेस क्लैम्प्ड हैं, तो उनके एक्स वाई डालने से, हाँ नो कर लो चलो। हाँ, सी मेरे को भी गलत लग रहा है। आई डोंट थिंक सी इज करेक्ट। सर आप आंसर चेक कर सकते हो। मैं चलो बता ही देता हूँ। तो इसमें बस ये देखना है कि x इक्वल टू एल, यानी ये पूरा लाइन पे किसी भी y के लिए 0 देना चाहिए। आई मीन किसी भी y बिटवीन 0 एंड l, x इक्वल टू एल डालने पे 0 देना चाहिए। तो x इक्वल टू एल अगर तुम इसमें डाल दोगे तो साइन पाई 0 होता है। सर सीधा ओरिजिन पे चेक कर सकते हैं ना, ओनली बी सेटिस्फाइंग। ओरिजिन पे देख लो, चलो ठीक है। ओरिजिन पे ये दे रहा है 0, राइट। ओरिजिन पे तो ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। सर बट फिर वाई भी जीरो होना चाहिए फॉर द वन फॉर अदर सामने वाला जीरो कमा के लिए, और नहीं एल नहीं, तुम कमा इसमें जीरो के लिए। एक ही पॉइंट नहीं देखोगे ना तुम, फिर तुम देखना पड़ेगा ना सारे, वही कह रहा था। हाँ राइट सर। तो ओरिजिन पे तो ये दे रहा है 0, ये करेक्ट है। लेकिन एक बार में एक पॉइंट क्यों चेक कर रहे हैं हम? पूरा x इक्वल टू एल लाइन पर 0 देना चाहिए, पूरा x इक्वल टू 0 लाइन पर 0 देना चाहिए, पूरा y इक्वल टू एल लाइन पर 0 देना चाहिए, और पूरा y इक्वल टू 0 लाइन पर 0 देना चाहिए। तो अगर x इक्वल टू 0 वाला मैं देख रहा हूँ तो ये 0 दे देगा, ये 0 नहीं देगा, ये 0 नहीं देगा, और ये 0 नहीं देगा x इक्वल टू 0 पे, राइट। इसी से ही सॉल्व हो जा रहा है कि भाई बी करेक्ट है केवल। x इक्वल टू 0 पे कोई भी y ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लो, कंसिडर दिस पॉइंट 0, L/4।
0 देना चाहिए ये पॉइंट। तो इसमें 0 डाला, ये cos 1 हो गया, इसमें 0 डाला cos 1 हो गया, इसमें 0 डाला cos 1 हो गया, लेकिन L/4 यहाँ डालने से ये तो 0 नहीं है, L/4 यहाँ डालने से भी 0 नहीं है, L/4 यहाँ डालने से भी 0 नहीं है। तो क्लियरली ये वायलेट कर रहे हैं, बी ACD वायलेट कर रहे हैं, केवल बी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है इस हिसाब से। इन्होंने सी भी दिया है पीछे, वो गलत है फिर। ठीक है, ऑल राइट। तो अब जो है, ये तो था 2D स्टैंडिंग वेव का एक ब्रीफ सा डिस्कशन। 3D में भी हो सकते हैं, साउंड के 3D वेव्स स्टैंडिंग वेव्स बन सकते हैं, लाइट के 3D स्टैंडिंग वेव्स बन सकते हैं। इनफैक्ट जब हम आगे EM वेव्स पढ़ेंगे, सो आई विल बी एबल टू बेटर एक्सप्लेन दिस, बट जो माइक्रोवेव ओवन होता है वो बेसिकली एक स्ट्रिंग की तरह ही है एक सेंस में। उसमें इधर से माइक्रोवेव निकलती है, which is an electromagnetic wave, and then it reflects from the other side and then goes, और जो इधर से आ रही है उसके साथ वो स्टैंडिंग वेव बनाती है। और वो स्टैंडिंग वेव जो है फिर उसमें खाना रखने से बेसिकली होता है, वो हीट अप होता है eventually, because water के अंदर dipoles होते हैं, dipoles experience a torque and then they rotate and they heat up the food, but eventually it is also a standing wave. It is a standing wave of electromagnetic wave. साउंड के स्टैंडिंग वेव भी बनते हैं, एंड इंटरेस्टिंगली साउंड के स्टैंडिंग वेव जो है, क्योंकि वो प्रेशर के स्टैंडिंग वेव होते हैं, तो बाय प्रोड्यूसिंग स्टैंडिंग वेव्स ऑफ साउंड इन अ प्लेस, it is actually possible to create a place in air where the pressure is such that you can actually levitate something. इसको कहते हैं acoustic levitation. So by targeting sound waves at a place and then causing them to produce a certain set of standing waves of sound, you can cause the pressure at some place to be decreased permanently in such a way that something kept there will simply be balanced there. I mean, अभी मुझे पता नहीं कि उसके कोई रियल लाइफ एप्लीकेशंस अभी तक आए हैं नहीं है, but it's a funky thing to look at. I think it's called acoustic levitation. In any case, अब हम आ जाते हैं हमारा लास्ट पार्ट पे, which is the energy of standing wave. तो पहले मैं जो है इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन बताता हूँ, फिर उसके बाद इसका मैथमेटिक्स कर लेंगे। से एग्जाम प्रीवियस पे दिखा सकते। थैंक यू सर। तो अब जो एनर्जी का स्टोरी है वो तो वही है अभी भी, कि काइनेटिक जो है वो तब ज़्यादा होती है जब हम मीन पोजीशन क्रॉस करते हैं, और जीरो तब होती है जब हम एक्सट्रीम पे होते हैं। तो वो तो वेव्स के लिए इन जनरल ट्रू है। K and U are max at mean position. Yeah, rather let me do it differently. Let me not say in general. मान लो ये स्ट्रिंग है जो अनडिस्टर्ब्ड है, और फिर इस पे तुमने स्टैंडिंग वेव सेटअप कर दिया ये। तो यहाँ पे नोड है तुम्हारा, यहाँ पे नोड है तुम्हारा, यहाँ पे नोड है। नोड वाली जो लोकेशन है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती होगी? 0. 0. And is that a function of time? No. No. नोड पे हमेशा काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, क्योंकि नोड वाला जो पार्टिकल है वो कभी नहीं अपनी जगह से हिलता है। ठीक है। और the way you have to think about energy in this configuration is that कि तुम्हें छोटे छोटे सेगमेंट्स लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने बताया था ट्रैवलिंग वेव के लिए भी। सो इमेजिन कि एक सेगमेंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो एंटी नोड पे होगा, और एक सेगमेंट हम ये डिस्कस कर रहे हैं जो नोड वाला सेगमेंट है। थोड़ा फाइनाइट पीस ऑफ द स्ट्रिंग लेना ही पड़ेगा एनर्जी का डिस्कशन करने के लिए। यू कैन सिंपली टेक इट एज अ पॉइंट पार्टिकल।
Why? Because the point particle cannot have potential energy, right? A segment is required which when it stretches has potential energy. So what you will find is that ये जो है अभी तो रेस्ट पर भी आ गया, लेकिन as the string moves through its various configurations, you find that this guy is always pretty much the same length. The piece at the antinode doesn't ever stretch or compress. Are you all following? तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं होती है. So, but how did you say that कि change नहीं होगा length? कैसे होगा? यहाँ पे स्लोप 0 है तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है प्रीटी मच, यहाँ पर भी और ये वो एकदम एक्सट्रीम पे है ऐसा. और एकदम ये वाला है. तो जो एंटीनोड वाला पार्टिकल है, रादर एंटीनोड वाला सेगमेंट है ऑफ द स्ट्रिंग, its length never changes during its motion, right? तो therefore उसकी पोटेंशियल एनर्जी कभी चेंज नहीं होती है. और अगेन प्लीज कीप इन माइंड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं हो रही है. वी आर नॉट टेकिंग ग्रेविटी इनटू अकाउंट. ग्रेविटी इज नॉट अ रेलेवेंट सिचुएशन हियर. पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेच होने के कारण, ठीक है. लेकिन काइनेटिक एनर्जी उसकी वेरी करती है. यहाँ पे उसकी काइनेटिक 0 है, फिर बढ़ेगी. एसएचएम ही तो कर रहा है वो, तो बढ़ते यहाँ पे मैक्स आउट हो जाएगी, फिर स्लो डाउन हो जाएगा और रेस्ट पर आ जाएगा. तो इट इज सिंपली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर दैट गाय एंड नो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. For the node, it's the reverse. The kinetic energy never changes. It is always 0 because this guy never moves. But इसकी potential energy change होती रहती है, क्योंकि जब ये string इस configuration में extreme में आ गया है, तब जो node पे segment है वो अपनी default length के comparison में max out खिंचा हुआ है, देखो. लेकिन जब स्ट्रिंग वापस चलेगा ऐसे करके तो इसका स्ट्रेस रिलीज होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल होती जाएगी. और जब स्ट्रिंग पूरी हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन में से जा रही होगी, उस टाइम नोड वाला सेगमेंट अपने नेचुरल लेंथ पर भी आ गया होगा. लेकिन फिर ये स्ट्रिंग रुकेगी नहीं, इधर दूसरी तरफ से निकलेगी. तो जब दूसरी तरफ से निकलेगी तो ये सेगमेंट उधर की तरफ खींचेगा. तो ये जो बीच में सेगमेंट है जो नोड पे बैठा है, if I represent it with 2 of my fingers, this is that segment, then it never moves like this. It is always there. In a sense उसका सेंटर जो है वो ट्रू नोड है. मैथमेटिकल नोड तो उसका सेंटर है, सेगमेंट में ले रहा हूँ, लेकिन उसका जो ट्रू मैथमेटिकल नोड है वो पॉइंट सेंटर है, वहां पे पिंड है वो. लेकिन as the string does its thing, what this guy does is something like this. समझ रहे हो तुम लोग मैं क्या कर रहा हूँ? ठीक है, वो अपनी जगह से हिलता नहीं है, ऊपर नीचे नहीं जाता है, क्योंकि उसका सेंटर पिन है, वही नोड है. लेकिन ऐसे होता रहता है उसके साथ, खींचता है नॉर्मल होता है, खींचता है नॉर्मल होता है, इस तरीके से. तो उसकी एनर्जी जो है पोटेंशियल वो ऐसे मैक्स होती है, यानी जब स्ट्रिंग के लोग एक्सट्रीम पे आगे होते हैं तो ऐसे मैक्स पोटेंशियल होती है, फिर डिक्रीज होती है जैसी स्ट्रिंग चलता है. तो ये जो है और नॉर्मल लेंथ की तरफ आता है अपना. तो यहाँ पे आके इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है एक सेंस में, ये नेचुरल लेंथ पर आगे होता है. लेकिन स्ट्रिंग रुकती नहीं है, स्ट्रिंग दूसरी तरफ निकलती है, तो फिर ये फिर खींचने लगता है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है. तो इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, देन डिक्रीज टू 0, देन इंक्रीज. इस तरीके से इसकी पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करती है. जबकि ये वाला जो सेगमेंट है, ये वाला जो सेगमेंट है, इसको अगर मैं 2 फिंगर से रिप्रेजेंट करूं तो इसके साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा है. क्योंकि देखो सेगमेंट्स का लेंथ तभी चेंज होता है जब वो टेढ़े मेढ़े होते हैं. ये सेगमेंट कभी टेढ़ी नहीं होती है, तो इसलिए इसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होती. ये सिंपली ये चीज करता है. तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का स्टोरी है कि मैक्स काइनेटिक एनर्जी होती है बीच में, फिर ऊपर जाते जाते 0 हो जाती है, फिर मैक्स होती है, फिर 0 हो जाती है. ठीक है, तो मैंने कंट्रास्टिंग सेगमेंट्स कंसीडर किए, एंटी नोड एंड नोड. एंटी नोड के लिए, नोड के लिए k is 0 always and u varies. हाँ, उनका भी डिस्कशन कर लेंगे अभी गौरव, बाकी जगह का भी. ये तो एक्सट्रीम है, बाकी जगह इन्हीं का ब्लेंड है. जैसे जैसे तुम इस जगह से इधर जाते जाते हो तो तुम्हारी स्टोरी इससे चेंज होते होते इस टाइप की स्टोरी होती जाती है. तुम्हारा मोशन कम होता जाता है और तुम्हारा डिफॉर्मेशन बढ़ता जाता है. सो यू स्मूथली ट्रांजिशन इनटू द एनर्जी स्टोरी ऑफ अ नोड.
राइट। ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं क्योंकि इन दोनों में एक ही फॉर्म ऑफ एनर्जी है, बीच में ब्लेंड है। बीच का अगर कोई सेगमेंट पकड़ोगे, ये वाला सेगमेंट जो कि ना नोड है ना एंटी नोड है, तो उसके पास दोनों फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं क्योंकि वो स्ट्रेच भी होता है और मूव भी करता है, राइट। बट एनीवे, एंटी नोड का स्टोरी है U is 0 always, K varies। ये नोड है, ये एंटी नोड है। जनरल जो पॉइंट है, जनरल जो सेगमेंट है विच इज नीदर नोड और एंटी नोड, उसमें बोथ K एंड U वेरी। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि नोड एक्चुअली मूव नहीं करता है, राइट। नोड डजंट मूव अप एंड डाउन। तो क्योंकि नोड मूव नहीं करता है तो नोड के अक्रॉस एनर्जी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो बेसिक फैक्ट है लाइफ का कि वर्क डन इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, बट नो मैटर हाउ मच यू पुश और पुल अ पॉइंट, इफ इट नेवर मूव्स you can't do work on it, and if you can't do work on it you can't transfer energy to it, and neither can it transfer it to somebody else because it's not moving. So nodes जो हैं, since the nodes never move, no energy can cross a node, energy cannot go across a node. Are you following this statement? So, but if a particle does not move, उसका मतलब ये थोड़ी कि energy cannot pass through it. Of course it cannot. How will it Like pass? Newton's cradle. No, they move, they do move. That's just an illusion that those balls are not moving. They are moving and they are hitting the next ball, and that is how energy is transferred. Okay. Right? And they also compress and decompress. They are not rigid. But if mathematically impossible कर दो तुम उसका मूव करना किसी सरफेस का, तो कैसे उस पर वर्क कर सकते हो तुम? Right. पूरा energy loss हो जाएगा. वर्क नहीं कर सकते तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। सो सिंस नोड्स नेवर मूव, नो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड So आपने एंटीनोड के लिए K क्यों वेरी बोला? अक्रॉस अ नोड। के वेरी करेगा ना क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पर आया हुआ है वो, अभी फिर स्पीड बढ़ेगी उसकी, यहाँ पे मैक्स होगी, काइनेटिक एनर्जी तो वेरी करेगी उसकी। इट्स डूइंग एन एसएच, राइट। Yes. सो सिंस नोड्स नेवर मूव, नो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड अक्रॉस अ नोड, यानी दो नोड्स के बीच का एनर्जी उसी रीजन में लॉक्ड है। लेकिन दो नोड्स के बीच में नहीं, एक्चुअली एंटी नोड के अक्रॉस भी एनर्जी नहीं जा सकती है। Why will no energy cross an anti node? Can anybody tell? वो तो मूव करता है अप एंड डाउन। Because it's not stretching. नहीं, बट मूव तो कर सकते हैं, तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन तो आ सकता है उसके ऊपर, ठीक है। यू कांट ट्रांसफर, यू कांट गिव इट एनर्जी बाय स्ट्रेचिंग इट, बट यू कैन गिव इट एनर्जी बाय मूविंग इट। करेक्ट करना, परपेंडिकुलर मूव। गौरव करेक्ट, रिदम करेक्ट, because the antinode always moves vertically while the force of tension, because it's a place where the slope, remember power का formula क्या था, power generally क्या था, power transmitted across a point was minus tension and both the derivatives. You all remember this? Yes, sir. At antinode, do you see that this is 0 always? At an antinode, the slope is always 0. So if you take like a, one second. So if you take like a loop, and the question is कि मैं बीच में से कट करके बोलूं कि जो लेफ्ट वाला स्ट्रिंग है वो राइट वाले स्ट्रिंग पर फोर्स कैसे लगा रहा होगा, ऐसे लगा रहा होगा टेंशन,
लेकिन जो राइट वाला स्ट्रिंग है जिसको हम एनर्जाइज करना चाह रहे हैं, मान लो हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि लेफ्ट वाला पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग राइट वाला पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग को कितना एनर्जी दे रहा है, तो उस पर फोर्स ऐसे लगा के रखा है, लेकिन ये मूव इस डायरेक्शन में करता है। फोर्स और वेलोसिटी हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एट द एंटी नोड, so of course no energy can be transferred across an antinode also. Therefore no energy can be transferred across an antinode also. तो इसका कंक्लूजन क्या हुआ? इन दोनों फैक्ट्स का कंक्लूजन ये हो गया कि एनर्जी between a node and the adjacent antinode is conserved, meaning it is locked in that region. You understand? But that doesn't mean that at one point also the energy is conserved. I will show you what happens. What happens is that the energy between a node and the adjacent antinode, यानी ये रीजन में एनर्जी टोटल लॉक्ड रहती है, वो जा नहीं सकती, ना तो इधर जा सकती है बिकॉज एफ डॉट वी जीरो है हमेशा, ना इधर जा सकती है क्योंकि एफ डॉट डी जीरो है, या एफ डॉट वी कह लो, इसका वी जीरो है, इसका एफ डॉट वी जीरो है क्योंकि परपेंडिकुलर है, इसका एफ डॉट वी जीरो इसलिए क्योंकि वी जीरो है। तो ना एनर्जी इधर से इधर जा सकती है, ना इधर से इधर जा सकती है। तो नोड और एंटी नोड के बीच का एनर्जी उधर ही रहता है, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी 3 जूल, तो वो इसी रीजन में पाया जाएगा फॉर एवर, एंड दैट्स ट्रू फॉर एवरी सच। बट दैट इज नॉट टू से दैट एवरी, क्योंकि नोड और एंटी नोड के बीच में भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का या हर रीजन का कंजर्व नहीं है। ऑसिलेट करते हुए इस कॉन्फ़िगरेशन से इस कॉन्फ़िगरेशन में आएगा और फिर नीचे निकलेगा, तो इस रीजन का टोटली इसी रीजन में रहेगा, लेकिन वो स्लॉश अराउंड करता रहेगा एंड चेंज करता रहेगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। देखो इसी, चलो मैं अगले पेज पे बताता हूँ, बट यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? स्टेटमेंट सबको समझ में आ गया? सर एक सेकेंड। Yes, sir. हो गया सर। अलग अलग कारण है कि भाई एंटी नोड के अक्रॉस पावर क्यों ट्रांसमिट नहीं होता और नोड के अक्रॉस पावर क्यों ट्रांसमिट नहीं होता, लेकिन कंक्लूजन ये है कि पावर ट्रांसमिट नहीं होता, ना नोड के अक्रॉस पावर ट्रांसमिट होता है, ना एंटी नोड के अक्रॉस पावर ट्रांसमिट होता है। देयरफॉर एक नोड और उसके एडजेसेंट एंटी नोड के बीच की टोटल एनर्जी उसी रीजन में लॉक्ड रहती है। लेकिन फिर उसके साथ क्या होता है? फिर उसके साथ ये होता है कि अब मैं थोड़ा बड़ा सा बनाता हूँ कि ये तुम्हारा एक एंटी नोड है और ये नोड है, ठीक है। बाकी स्ट्रिंग को मैं डॉटेड दिखा रहा हूँ क्योंकि उस पर हमारा फोकस नहीं है, हम केवल इस रीजन में इंटरेस्टेड हैं फिलहाल। एक नोड और उसके एडजेसेंट एंटी नोड वाले रीजन का एनालिसिस चल रहा है अभी, ठीक है। तो स्ट्रिंग की जो फर्दर कॉन्फ़िगरेशंस हैं, नोड है हमारा, ये एंटी नोड है। अब स्ट्रिंग की टाइम में अगली अगली कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं क्या होती है। तो एक मैं बनाता हूँ और फिर एक और बनाता हूँ। एक जो हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी जब पूरा स्ट्रिंग मीन पोजीशन क्रॉस कर रहा होगा, फिर बाद में इधर भी आ जाएगा, लेकिन एक मैं बीच की ओर बना देता हूँ। ये ड्राइंग समझ गया ना तुम लोग क्या चल रहा है? ठीक है, तो हमने ये तो कर लिया कंक्लूड कि भाई इस रीजन के अंदर का एनर्जी इसको छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, लेकिन क्या इस रीजन के अंदर उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज नहीं होता है? वैसा नहीं है। If I'm going to use, let's say, blue for potential energy and orange for kinetic energy, and wherever the kinetic energy is more, I will shade it more in orange, and similarly for potential energy, then what you will find is that कि जब ये string इस configuration में है तो पूरा string rest पर है। Do you all agree? Yes, sir.
ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी के पास नहीं है, यानी इसमें तो कोई भी ऑरेंज से कुछ नहीं दिखाना है, सब रेस्ट पर है अभी। अब चलेंगे ये ऐसे ऐसे करके स्पीड पिक करते हुए। तो इस टाइम पे लेकिन नोड वाला जो सेगमेंट है, इनफैक्ट सारे ही कंपेयर टू देयर डिफॉल्ट लेंथ बहुत खिंचे हुए हैं। सबसे कम कौन खिंचा हुआ है? ये। लेकिन जैसे जैसे तुम इस तरफ जा रहे हो तो कोई सी भी तुम सेगमेंट कंसिडर कर लो तो वो कंपेयर टू अपनी डिफॉल्ट साइज खिंची हुई है, और जैसे जैसे इस तरफ आ रहे हो जिधर स्लोप ज्यादा होता जा रहा है, तो यू कैन सी दैट दे आर मोर इन स्ट्रेच कंपेयर टू द डिफॉल्ट साइज विद द मैक्सिमम स्ट्रेचिंग एट द नोड. So the energy in this configuration is all in the form of potential, which is also unevenly distributed, which I'm showing like this. तुम लोग समझ रहे हो? फेड आउट हो रहा है. हाँ सर. ड्राइंग में नोड ने सारा खींच लिया एनर्जी और सारे को पोटेंशियल बना दिया है, ऐसे करके एनर्जी यहाँ जमा हो गया. अब जब स्ट्रिंग चलना चालू करेगा तो इसी एनर्जी को पुल करके काइनेटिक में कन्वर्ट करेगा. तो नोड जो है, नोड वाला सेगमेंट ऐसे हो जाएगी, यानी वो खिंचा हुआ सेगमेंट जो है वो सर ऐसे नोड करके पे जमा हो जाएगा, लेकिन व्हाट फॉर्म? वो पोटेंशियल तो रख नहीं सकता ना, तो कौन से फॉर्म में? क्यों नहीं पोटेंशियल रख सकता है? पोटेंशियल ही तो है. सर नोड पे तो यू जीरो होता है ना, नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं? एंटी नोड पे सर. नोड पे तो यू मैक्सिमम होता है ना, क्योंकि नोड सबसे ज्यादा खिंचा हुआ सेगमेंट होता है. राइट. ठीक है, तो सारी एनर्जी इधर आ गई है और पोटेंशियल के फॉर्म में आ गई है. जैसे जैसे स्ट्रिंग ऊपर चढ़ी तो वो स्लो डाउन होती गई, उसकी काइनेटिक सारी ड्रेन हो गई इस तरफ, और फिर ये इस फॉर्म में आके रुका तो एकदम मैक्सिमम खिंचाव है, टाइट हो गया एकदम, और सारा एनर्जी यहाँ पे, सारा नहीं ऑब्वियसली देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन बट मोस्ट ऑफ इट इज. देन द नोड विल अगेन थिंक ऑफ द नोड एज लाइक अ गाय हुज, वो जो जिम में ऐसे ऐसे करते हैं ना, लेकिन बस वो इंस्टेड ऑफ डूइंग बोथ रोप्स इन फ्रंट, द नोड इज डूइंग 2 ropes टू साइड. तो जब ऐसे 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 हो गया है तो नोड के दोनों हाथ खिंच गए और फुल एनर्जी उसके पास आ गया इलास्टिक के फॉर्म में, दोनों तरफ का रोप रुक गया है. अब ये इनको वापस चलाना चालू करेगा ऐसे करके, एक को ऊपर एक को नीचे. तो जब ऐसे चलाना चालू करेगा तो उसी की जो एनर्जी यहाँ पे आके जमा हो गई है पोटेंशियल, वो फिर वापस की तरफ जाएगी स्ट्रिंग की तरफ, और काइनेटिक जैसे जैसे वो इधर फ्लो करेगी वैसे वैसे ऑरेंज होती जाएगी. और बाय द टाइम जब स्ट्रिंग ऐसा दिखता होगा तब स्ट्रिंग में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है जब ऐसा दिखता है? 0. 0, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग का नेचुरल लेंथ है. तो फिर एनर्जी अगर सारी की सारी इस रीजन की कंजर्व्ड है तो किस फॉर्म में होगी? वो काइनेटिक. लेकिन क्या इस पूरे सेगमेंट पर भी काइनेटिक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? आर ऑल दीज मूविंग इक्वली फास्ट? No. who of these is moving the fastest? A. क्योंकि सब लोग एसएचएम कर रहे हैं, सब लोग एक ही ओमेगा का एसएचएम कर रहे हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहे हैं, और सब मीन पोजीशन क्रॉस करते टाइम एसएचएम में जो स्पीड होती है वो ए ओमेगा होती है, वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, विच इज द लार्जेस्ट है. सो दिस इज द फास्टेस्ट मूविंग पार्टिकल. देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है उसकी जो डेंस पोजीशन है वो ये है, एंड देन टू दिस साइड इट विल फेड टिल एट द नोड यू वोंट सी एनी काइनेटिक. In that intermediate stage, some kinetic would have been acquired, which would still be maximum here but would kind of fade out here, and some potential would have been used to convert to kinetic, which would fade out here. Intermediate drawing समझ रहे हो तुम लोग? हाँ सर. Yes. इसको देख के सेंसेशन ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी लग रहा है अगर इसको प्ले कर देते तो? ठीक है, ये Yes. पूरे स्ट्रिंग पे हो रहा होता है. ये ब्लू वाला एनर्जी ऑरेंज में कन्वर्ट होगा, जो बीच में पाइल अप होगा. तो स्ट्रिंग जब इस मीन पोजीशन से क्रॉस कर रहा होता है तो सारा जो एनर्जी है वो एंटी नोड पे आ गया होता है. एक ए और एक एन के बीच का सारा एनर्जी इधर ही रह सकता है, तो एंटी नोड सारा खींच लेता है, पूल कर लेता है अपनी तरफ. ऐसी वो उधर वाले नोड से भी खींच लेता है, तो एक पूल ऑफ ऑरेंज एनर्जी हो गई होती है. फिर जैसे ही स्ट्रिंग नीचे जाना चालू करती है तो स्लो डाउन होने लगती है और खींचने लगती है. तो ये एनर्जी जो है जो पूल हो गया है ऑरेंज बीच में, वो ड्रेन आउट कर जाता है, 2 में डिवाइड होके, और जैसे उधर फ्लो करने लगता है तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है. स्ट्रिंग जब फाइनली बिल्कुल जाके रुकता है ऐसे टॉट होके, तो सारा एनर्जी इधर आ गया होता है इस नोड के पास. ये नोड ने उधर वाले लूप में से भी आधा जमा किया होता है. सो एज द स्टैंडिंग वेव्स गोज ऑन एंड ऑन, एनर्जी पाइल्स अप एट एंटी नोड्स, and then the piles split into 2 on either side, and then pile up at nodes as potential, then pile up at antinodes at kinetic, then pile up at nodes as potential. It's a constant interconversion of energy. As the string moves, the energy converts back and forth between kinetic and potential. It's like sloshing around in the form of kinetic and potential, but locked in this region. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?
Yes. तो ये स्टोरी है इसका, ये ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। इस पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकते हैं दे में से कि एनर्जी कंजर्व होती है एक सेगमेंट की, एनर्जी कंजर्व होती है एक रीजन में, या किस रीजन में कंजर्व होगी नहीं होगी, वो सब के लिए तुम्हें कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि एनर्जी का वेरिएशन कैसे चल रहा है। ठीक है, ऑलराइट। अब इसका मैथमेटिकल एनालिसिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, दैट विल बी दैट्स द लास्ट पार्ट ऑफ इट। कि क्या मैं एनर्जी, पोटेंशियल और काइनेटिक विद टाइम लिख सकता हूँ? तो वंस यू हैव दोस फार्मूलाज यू कैन देन सी द सेम थिंग व्हिच आई हैव टोल्ड यू इन वर्ड्स, you can see it mathematically. Chinmay, which formula do you need to remember? For energy, यहाँ जो करेंगे एनर्जी का जनरल फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, उसको ही बस अप्लाई करना होता है सिचुएशन में। वही है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, dk/dx is half mu del y by del t whole square and du/dx equals to half t del y by del x whole square. These, if you remember, they apply on all waves of all shapes and sizes, standing waves, traveling waves. ये याद रख लो बस, काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। सर ये दोनों वेव्स के लिए हो गया ना? ये सब वेव्स के लिए है, ओके सर। ये साइन वेव्स के लिए भी है, ये नॉन साइन वेव्स के लिए भी है, ये किसी भी वेव के लिए। The only thing you need to do is put the appropriate yxt here. So since we are studying a standing wave now, we will put a 2a sin kx cos omega t here in the place of y. जब हम ट्रैवलिंग वेव पढ़ रहे थे, if you remember or you go back to it and see, तब हमने y की जगह a sin kx minus omega t डाला था। फॉर्मूला यही है एनर्जी के, y क्या है, स्टैंडिंग वेव है, ट्रैवलिंग वेव है, व्हाटएवर, वो यहाँ डाल के तुम कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक और पोटेंशियल फाइंड कर सकते। बट आई होप लॉजिकली सबको समझ गया होगा, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करते हैं, एंड दैट विल बी द एंड ऑफ दिस चैप्टर। और आई मीन वेव ऑन अ स्ट्रिंग का लास्ट पार्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम साउंड पढ़ेंगे। सर आप प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? मिताली, बाउंड्री कंडीशन cos के x तब होगा, देख, हाँ दिखा रहा हूँ, तब होगा जब तुमने अगर x इक्वल टू 0 पे मान ली, तेरे ने फ्री एंड रख लिया है, ठीक है, और उधर मान लो फिक्स्ड एंड रख लिया है। तो अब इस पे अगर स्टैंडिंग वेव सेटअप होगी तो यहाँ तो एंटी नोड बनने वाला है, तुमको पता ही है, यहाँ नोड बनने वाला है और यहाँ एंटी नोड बनने वाला है। तो बाउंड्री कंडीशन, तो वेव का डिस्क्रिप्शन ऐसा होना चाहिए जो इसको करेक्टली मॉडल करता हो। अब अगर तुम मान लो yxt को 2a sin kx cos ओमेगा टी या sin ओमेगा टी ले तो sin kx करेक्ट नहीं, क्योंकि इसमें x इक्वल टू 0 डालने से 0 देता है हमेशा रिगार्डलेस ऑफ टाइम, जो कि यहाँ केस नहीं है। तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, इसके लिए sin kx नहीं, इसके लिए करेक्ट बाउंड्री कंडीशन cos kx होनी चाहिए, क्योंकि वो 0 पे ये 1 देता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देता है। और फिर ये वाली कंडीशन हम इसको फोर्स करेंगे सेटिस्फाई करने के लिए कि भाई इधर बाउंड्री है और इधर रिजिड है तो ये चल नहीं सकता। तो फिर ये भी कंडीशन है कि cos kl मस्ट बी 0 एट ऑल। इससे मेरे को कंडीशन मिलेगी कि kl जो है मस्ट बी 2n + 1 π/2, और फिर मैं सॉल्व करके निकाल लूंगा सेट ऑफ वेवलेंथ्स। वही जो मैंने कंक्लूजन बताया कि वेव ऑन वेव स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड पे जो सेट ऑफ वेवलेंथ्स हैं वो क्या है, या सेट ऑफ हार्मोनिक्स, उसका एक फॉर्मल तरीका करने का। यहाँ से तुम वेवलेंथ्स निकाल लोगे, आ जाएंगे। तो द cos kx और द sin kx thing are basically just to match your boundary condition at x equal to 0. If your x equal to 0 is a node, that is it must never move regardless of what happens with time, then you should have a sine function there. But if it's an antinode, then you can't have a sine function here, then you have a cos function here. The other boundary condition you still have to force it to satisfy, क्योंकि L तो arbitrary है, वो तो इसको पता नहीं ना कि KL का मतलब क्या होता है। तो वो तुम बोलोगे भाई KL 0 होना चाहिए, उससे तुम्हें K और L यानी वेवलेंथ और लेंथ में रिलेशनशिप आएगा, वेवलेंथ एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, which gives you the set of harmonics. ठीक है, ऑलराइट? Okay. हो गया, देख लिया? हाँ सर हो गया। ठीक है, चलो फिर, ऑलराइट। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। बाय।